हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोविंद दुबे। आई एम योर साइंस टीचर। सो हम आज स्टैंडर्ड एट्थ साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। रिमेंबर, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास एट्थ के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर के हम लोग कुछ हाफ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ रिमेंबर कि आप ध्यान से सुने पूरा वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। इस चैप्टर में हम जो ऑब्जेक्टिव कवर करने जाने वाले हैं, जो टॉपिक्स कवर करने जाने वाले हैं, वो आपके सामने है। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। What is the mean of biodiversity and why we need classification of biodiversity? मीन्स क्या कि अगर आपको जो ये पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डिफ्रेंशिएशन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है और क्यों इसके लिए क्लासिफिकेशन, इसको जानने के लिए आपको क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा विटाकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। विटाकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटाकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन का एक मेथड सबके सामने प्रपोज किया था। उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। थर्ड है आपका किंगडम 1 मोनेरा, उसके बाद किंगडम 2 प्रोटिस्टा, किंगडम 3 फंगाई। तो हम लोग इस चैप्टर में तीन मेजर किंगडम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, ठीक है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अकॉर्डिंग टू 2011 अर्थ पे 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। अगर हम लोग 2011 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ पे टोटल 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें से ह्यूमंस एक स्पीसीज है, ठीक है। तो सोचो, इस हमारे जैसा हम हैं, हमारा एक स्पीसीज है, हम जैसा एक मतलब एनिमल है पूरे अर्थ पे, तो वैसे अर्थ पे 87 स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एनिमल से लेकर सब आते हैं, ठीक है। सो अब इतने सारे 87 मिलियन स्पीसीज को एक साथ स्टडी करने के लिए क्या हमें कोई एक मेथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप ये सबको स्टडी करने के लिए, इतने वास्ट नंबर को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। याद रखो कि इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसकी स्टडी कर सके आसानी से। ग्रुप वाइज सब ग्रुप वाइज हम लोग इनकी स्टडी कर सके, इसलिए इन पूरे स्पीसीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी में कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कितने सारे टाइप के स्पीसीज आते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। एनिमल्स में भी बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। और ह्यूमंस हैं, याद रखो, रिमेंबर वन थिंग कि ह्यूमंस ऑलवेज कम अंडर एनिमल्स, ठीक है। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। हम भी एक टाइप के ग्रोन या फिर बोल सकते हैं डेवलप्ड एनिमल हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स में भी कई तरीके के वेराइटी होते हैं। तो अब देखो, ये पूरे जितने भी वेरिएशन ऑफ स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो चेंजेस है, उनमें जो डिफरेंस है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, द प्रोसेस ऑफ जो डिफ्रेंशिएटिंग इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, याद रखो कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं स्पीसीज का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब यहां पे आते हैं रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, ठीक है। रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, जिनका ये लाइफ स्पैन है 1920 से लेकर 1980 तक, वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक अपना थियरी प्रपोज किया पूरे वर्ल्ड के सामने, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, विटाकर ने सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो उनकी क्या थियरी थी, उनके मतलब कैसे उन्होंने डिवाइड किया, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कि विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन विटाकर करने आए, ठीक है, जो विटाकर क्लासिफिकेशन करने के लिए जो मतलब कुछ बेसिस, कुछ क्राइटेरिया को उन्होंने लिया अपने पास। जो फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने क्या लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर,
ठीक है, सेल्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, सेल्स में मतलब जो सेल स्ट्रक्चर है वो सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उसके बेस पे उन्होंने सभी पूरा जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो ग्रुप्स में बांटा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। रिमेंबर कि प्रोकैरियोट्स सिंपल सेल होते हैं बहुत, और यूकैरियोट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें इस सेल में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में ऑर्गन्स उतने नहीं होते। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड जो उनका बेस और क्राइटेरिया था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले उन्होंने क्या देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स। सेल्स आपको पता होगा कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक है, जो सबसे स्टार्टिंग, जो सबसे छोटा यूनिट है, उसे हम लोग सेल बोलते हैं। ये आपने 7th में पढ़ा है। ठीक है, तो सेल जितना कॉम्प्लेक्स है उसके बेस पे उन्होंने दो ग्रुप बनाए। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि कोई भी स्पीसीज, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स है उसके बेस पे उन्होंने दो ग्रुप बनाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो बहुत सिंपल है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल वाले, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के जो भी ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस में आएंगे, यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर मीन्स व्हाट, सिंगल सेल से ज्यादा, समझ लो 2 सेल्स 3 सेल्स या फिर मिलियंस ऑफ सेल्स बिलियंस ऑफ सेल्स से जो भी बने हो वो किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर में। तो ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स कि सिर्फ एक सेल हो। थर्ड उनका जो क्राइटेरिया था वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने जो थर्ड क्राइटेरिया जिसके बेस पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जैसे आप डाइट लेते हो, जैसे आप क्या खाते हो क्या पीते हो उसके बेस पे। तो प्लांट्स हैं ऑटोट्रोफिक होते हैं, याद रखो कि प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के बेस पर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रोफिक मीन्स व्हाट, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई यानी कि आपको मालूम होगा कि जो छोटे मोटे फंगाई, जो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा रोटी पे, ब्रेड पे, ठीक है, जो फंगाई पूरा ग्रोथ हो जाती है वाइट वाइट कलर की, तो वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स व्हाट, कि जो एब्जॉर्ब करते हैं अपने बेस से एनर्जी। ठीक है, जैसे वो जिस बेस पे ग्रो हुए हैं, फंगाई क्या करते हैं, जिस बेस पे जहां पे ग्रो हुए हैं उसी बेस से एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर समझ लो एग्जांपल कि वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं तो उनका बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। तो ये जो फंगाई है ना, वो क्या करते हैं, फंगाई फंगस ये सब क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो होते हैं और उनमें जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे डेड ऑर्गेनिज्म क्या होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, इसलिए देखो आप, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो डेड स्पीसीज होते हैं ऑर्गेनिज्म की, वो धीरे धीरे क्या हो जाने लगती है, डिग्रेड होकर गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनको जो फंगा है वो पूरा उनका जो एनर्जी है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। थर्ड जो ग्रुप है बनाया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, वो है एनिमल्स। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स व्हाट, कि ये जो फूड है ना खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये फूड के लिए प्लांट्स में और दूसरे एनिमल पे या फिर दूसरे सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ साथ कैसे होते हैं, इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मतलब क्या, कि ये खुद, ये जितने भी फूड मटेरियल्स है इसको क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है, जैसे तो अभी ह्यूमंस हम सब क्या करते हैं कि सबको इंगल्फ करते हैं, सबको इंजेस्ट करते हैं, जितने में हमारे फूड मटेरियल है उसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं ना, आप जितने में समझ लो दाल चावल है उसके अंदर हाथ डालो पूरा एब्जॉर्ब कर ले, पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रॉपर वे में इसको इंजेस्ट करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है। ठीक है सॉरी। फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो फोर्थ बेस है जिसके बेस पे विटाकर ने सबको डिवाइड किया, सारे ग्रुप्स बनाए, वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स व्हाट, कि कैसे वो, मतलब क्या उनका जो लाइफ का रोल है वो क्या है। ठीक है, तो प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल कैसे चले जाता है, जो लाइफस्टाइल हो, प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। रिमेंबर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। प्लांट्स क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट हमेशा क्या करते हैं, खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स किसी और के एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते, वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपको उसके लिए प्लांट्स उसके लिए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड, एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम। एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम। बस
किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब प्लांट्स ने एनर्जी क्या किया, प्रोड्यूस किया, और हम क्या करेंगे, उसी प्लांट को कंज्यूम करेंगे, उसको ही खा जाएंगे, ठीक है, और उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फंगाई, उसके बाद थर्ड क्या है, फंगाई। फंगाई क्या है, डीकम्पोजर। फंगाई एक टाइप क्या है, डीकम्पोजर, मतलब कोई भी चीज अगर डिग्रेड नहीं हो रही, वैसे ही पड़ी है, तो वो फंगाई क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रो होंगे और धीरे धीरे उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को समझो इंजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करते करते वो जिस 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 बेस पे, जिस ऑर्गेनिज्म पे, जिस बेस पे वो लोग ग्रो होंगे, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज मतलब सड़ना, ठीक है। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कैसे सड़ के धीरे धीरे डिकम्पोज, डिग्रेड हो जाता है। तो फंगाई का रोल यही है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिक बेस के ऊपर ग्रो करना, जिसमें से वो एनर्जी ले सकें, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे दे एब्जॉर्ब ऑल एनर्जी टू देयर ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या है, डीकम्पोजर। फिफ्थ जो क्राइटेरिया है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स व्हाट, कि जो हिस्टोरिकल जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, इसके बेस पे भी उन्होंने ग्रुप्स बनाए कि अगर दो स्पीसीज है, वो एक ही मतलब उनका जो हिस्टोरिकल जेनेटिक जो उनका हिस्ट्री है, जेनेटिक जो हिस्ट्री है, वो अगर सेम है, तो उनको हम लोग ने सेम ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रोकैरियोट से कैसे यूकैरियोट में डेवलप हुए, तो अगर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में डेवलप होते हुए जिस स्पीसीज में ग्रो हुए होंगे, उसको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद अगला क्राइटेरिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर कैसे डेवलप हुए हैं, इसके बेस पे भी उन्होंने ग्रुप अलग अलग बनाए। आई होप ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। इसको आप डिटेल में आपके नोट टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, और इसके लिए कोई भी और क्वेश्चन आए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के लेक्चर में, व्हाट्सएप पे जो हम कंडक्ट करते हैं अपने स्कूल का ऑनलाइन क्लास, उसमें डेली जैसे आप पूछते हो वैसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो विटाकर ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाया था, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो विटाकर ने ग्रुप्स बनाए थे, डिवाइड किए थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में बांटा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मींस व्हाट, कि जो सिंपल सेल हो, ठीक है, सिंगल सेल और सिंपल सेल। और यूकैरियोट मतलब क्या, कि सेल कितने भी हो लेकिन सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स सेल होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो न्यूक्लियस है ना, जो उनका केंद्रक है, जो सेंटर है, वो अच्छे से नहीं होता। पर यूकैरियोट में सेंटर बहुत ही वेल डिफाइंड, बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, ठीक है। अब देखो, प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, ठीक है। याद रखना कि प्रोकैरियोट contains only single cellular और unicellular microorganisms, ठीक है। यूकैरियोट्स में सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टी सेलुलर भी आते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज कि प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ सिंगल सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर केम इन यूकैरियोटिक्स, ठीक है। अब देखो, यूनिसेलुलर एग्जांपल, एक किंगडम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो है मोनेरा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक किंगडम की अगर बात करें तो वो क्या है, मोनेरा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मोनेरा का डायग्राम देख सकते हो। ये पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में आप अंदर देखोगे ना, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक ब्लैक कलर का, ये सिर्फ उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और कुछ नहीं, और सिंपल सा सेल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और उसको कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर क्या आते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब देखो, यूनिसेलुलर भले से, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या, कि जिसके ऑर्गेनिज्म, जिसके जो सेल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखो, प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल का है, ये देखो आप देख रहे हो, ये प्रोटिस्टा है, सिंगल सेल का है, लेकिन इसके अंदर देखो कितने सारे और भी ऑर्गन्स हैं, छोटे 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 कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सबका अलग अलग एक्टिविटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है, इसके अंदर इसका क्या पाया जाता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो प्रोटिस्टा का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा चीजें हैं, और ये इसमें क्या है, मोनेरा में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, बस डीएनए, डायरेक्ट डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद मल्टीसेलुलर सेल्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स में, उसमें 3 ग्रुप आते हैं, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स का, ठीक है। फंगाई में क्या होता है कि सेल वॉल होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें फंगाई की, तो फंगाई में जो प्लांट्स होते हैं वो समझ लो प्लांट के ही ग्रुप में आएंगे, पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए इनका ग्रुप अलग बनाया हुआ है, इनका किंगडम अलग बनाया हुआ है,
क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये किसी और के ऊपर ग्रो करते हैं और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड ग्रुप है जो अपना मल्टी सेलुलर में, वो है प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट हमेशा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब क्या कि ये खुद का एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया में क्या है, एनिमेलिया का जो सेल स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेल वॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो एनिमल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट चलो एक एक करके हम लोग सारे ग्रुप्स का पढ़ेंगे। सिर्फ प्लांट और एनिमल का हम लोग इस ईयर नहीं, 8th में नहीं पढ़ने वाले। प्लांट और एनिमल का हम प्लांट का 9th में पढ़ेंगे डिटेल में, और एनिमल जो ग्रुप्स हैं, एनिमल के जो ग्रुप्स हैं, एनिमल का जो किंगडम है, उसको हम लोग एनिमल किंगडम को 10th स्टैंडर्ड में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट किंगडम 1 मोनेरा। आपको एक छोटा सा एक्टिविटी और प्रैक्टिकल करना है। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड ऑफ बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है। आपको एक बटर मिल्क का एक ड्रॉप स्लाइड पे लेना है और उससे एक ड्रॉप वाटर से मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है। रिमेंबर, चलो मैं रिपीट करता हूँ। एक ग्लास स्लाइड पे हमें क्या करना है, एक बटर मिल्क या फिर समझ लो आपको कर्ड लेना है, ठीक है। वो कर्ड या बटर मिल्क लेकर आपको उसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर से, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर से डाइल्यूट करना है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो आपका स्लाइड के ऊपर जो प्रिपेयर हुआ है वाटर और बटर मिल्क को मिलकर, उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रखना है कांच का, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमें प्रिपेयर, आपने स्लाइड प्रिपेयर किया उसको हम लोग रखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको एक मूविंग सेल दिखाई देगा, रॉड की तरह, ठीक है। और यही है लैक्टोबैसिलाई। ये क्या है, लैक्टोबैसिलाई, और लैक्टोबैसिलाई मोनेरा ग्रुप का है, ठीक है। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्ट में, कि हम जैसे ही बटर मिल्क में या फिर मिल्क का एक ड्रॉप लेकर उसमें हम लोग वाटर से डाइल्यूट किए, उसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर भी लिए स्लाइड पे, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रखे, कवर स्लिप को हमने रख कर, और फिर ये जो पूरा स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, रॉड की तरह मूव करता हुआ। ये है लैक्टोबैसिलाई, और ये किस ग्रुप में आता है, मोनेरा ग्रुप में आता है, ठीक है। अब चलो मोनेरा ग्रुप, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे आर इंक्लूड द किंगडम मोनेरा। अब देखो मोनेरा में क्या क्या आते हैं, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, अलगे आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे आते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, मोनेरा में। मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। वी ऑल नो कि ये जो मोनेरा ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स होते हैं। याद रखो मोनेरा ग्रुप के जो भी हैं वो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब खुद का जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मींस व्हाट, कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं एनर्जी के लिए। हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ ये आपको पता होगा ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स ग्रुप में आते हैं। तो इनके जो न्यूक्लियस हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, और इनके अंदर जो सेल है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स भी नहीं रहते, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा नहीं होता, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपका किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, कि आपको एक छोटा सा आपको एक ग्लास साइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम ग्लास साइड प्रिपेयर करेंगे, और कहीं से भी एक पॉन्ड से या फिर आपके कहीं आजू बाजू कहीं पे रुका हुआ पानी है, उसमें से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हम लोग स्लाइड पे लेंगे। स्लाइड पे जो वाटर लेंगे उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे, और उसको हम लोग किस पे रखेंगे, माइक्रोस्कोप पे। रिमेंबर कि हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ये सब चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो ये जो वाटर आप जो पॉन्ड वाटर लेके आओगे उसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इर्रेगुलर शेप्स के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ये इर्रेगुलर शेप के जो स्ट्रक्चर हैं ये है अमीबा, ठीक है। अमीबा प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये इर्रेगुलर, अब देखो इनका कैरेक्टर्स क्या होते हैं। प्रोटिस्टा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ सिंगल सेलुलर है। प्रोकैरियोट्स में आते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा इसमें प्रोकैरियोट्स के कंपेयर में ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, और ये यूकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा कम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो अब देखो, दे हैव pseudopodia और hair like structure cilia और whip like structure flagella for locomotion।
व्हाट इज द मीन ऑफ लोकोमोशन? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है। जब इन जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेलुलर है, उनको जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना रहता है, तो जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे उनके भी बॉडी पे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसकी हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब देखो प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स अलग अलग मतलब दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिए हुए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड किंगडम, जो हमारा थर्ड किंगडम है वो फंगाई का है, ठीक है। फंगाई का जो किंगडम है, ये इस पूरे किंगडम में फंगस मतलब जितने भी टाइप्स के फंगस आते हैं वो सब इसी ग्रुप में आते हैं। एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं, जो कि आप देखे होंगे पहले से ही। आप एक ब्रेड का या फिर भाकरी या फिर रोटी के टुकड़े लो, उसको एक कंटेनर में 2 to 3 डेज के लिए पैक कर दो, ठीक है। आफ्टर 2 to 3 डेज, ठीक है, आप उस कंटेनर को ओपन करो, आप देखोगे कि कॉटन की तरह थ्रेड लाइक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर अलग किसी कलर में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ग्रो हुआ दिखाई देगा। और यही जो सरफेस, ये जो ब्रेड सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर ग्रो है, यही क्या है, फंगाई है, ठीक है। इसको आप और भी ज्यादा अच्छे से देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो ये स्ट्रक्चर है इसको आप स्लाइड पे लोगे और स्लाइड पे लेकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करेंगे। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तब आप ध्यान से देखोगे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। आपको एक फंगस का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि अगर हमें फंगस का एग्जाम्पल देखना है तो कैसे देख सकते हैं। आपने मशरूम, ये देखो, ये आपका फंगस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर में भी होते हैं और थोड़े कुछ बड़े भी स्ट्रक्चर में होते हैं फंगस, ठीक है। ये जो दोनों है ये क्या है, फंगाई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब इस फंगस में जितने भी एग्जाम्पल हैं, सॉरी, अब देखो ये जो आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको फंगस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब देखो फंगाई का क्या कैरेक्टर होता है। सबसे पहला, ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मीन्स क्या, इसमें आपको ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। जो ऑर्गेनिजम्स, जो जैसे जो प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये खुद का फूड खुद प्रिपेयर मोस्ट ऑफ नहीं करते, तो ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फंगाई कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब इनके सेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, कि फंगाई खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफिक एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। अदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और उसको डिकेइंग करते हैं, मीन्स उसको डिग्रेड करते रहते हैं फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके, ठीक है। और देखो इनके ऊपर सेल वॉल होता है जो वो काफी टफ होता है, एक शुगर कॉम्प्लेक्स से बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन। काइटिन एक काफी टफ स्ट्रक्चर है जो इनके ऊपर बना होता है, ठीक है। अब काइटिन का एग्जांपल आपको समझना हो, देखो आपने छोटे से इंसेक्ट्स देखे होंगे, छोटे कीड़े देखे होंगे, जिनका जो ऊपर देखो काफ़ी टफ स्ट्रक्चर बना होता है। लाइक आप कॉकरोच को देखोगे, कॉकरोच का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टफ होता है, जैसे आपका नेल्स है वैसा। तो ये काइटिन भी काफ़ी टफ स्ट्रक्चर का बना होता है। ये काइटिन भी इनके सेल वॉल के ऊपर रहता है ताकि इनका सेल सेफ रहे, ठीक है। अब देखो कुछ फंगाई ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ एक न्यूक्लियस अदर स्ट्रक्चर में भी मिलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगस का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बेकर्स यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मशरूम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। बीकर्स यीस्ट, एस्परजिलस या पेनिसिलियम में बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए आपको शायद बहुत उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे, माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़ेगा। मशरूम्स आप देख सकते हो, मशरूम का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा ग्रो होता है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के लेक्चर में, जो हमारा ऑनलाइन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर आप सब डेली हमेशा की तरह आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर जो भी डाउट, जब भी आप ये वीडियो देखते हो, ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स के, तो नोटबुक लेकर आप अपने डाउट्स नोट कर लिया करो, जिसको आप बाद में अपने हमारे लेक्चर्स में, ऑनलाइन लेक्चर्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो गुरु गोविंद स्कूल या फिर सनशाइन स्कूल, हम आप सबके लिए इस कोविड पैंडेमिक में थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्प करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग 1st to 4th स्टैंडर्ड का फीस 100 to 200 रुपीज़ किए हैं, 5th to 7th स्टैंडर्ड का फीस 200 to 300 रुपीज़ किए हैं ये साल के लिए। रिमेंबर वन थिंग कि ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है, ताकि आप अपना पूरा ईयर का एजुकेशन स्पॉइल ना करो,
ठीक है। और ये न्यू एडमिशन ओल्ड एडमिशन सबके लिए है। एडमिशन फीस बिल्कुल नहीं लग रहा, एकदम 10% लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना एजुकेशनल ईयर स्पॉइल ना करो, और जल्दी से जल्दी अगर आपका एजुकेशनल ईयर स्पॉइल हो रहा है या फिर आपकी स्टडी नहीं स्टार्ट है, नहीं कंटिन्यू है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो और यहाँ पे फॉर्म भरो और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो। फीस आपको जब होगा तब देते रहिएगा आराम से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।